हेलो फ्रेंड्स, इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने हॉफमैन रीअरेंजमेंट के बारे में बात किया था। हमने कहा था कि अगर आपके पास कोई एमाइड है तो उसमें से CO ग्रुप को हटा करके आप एमीन बना सकते हैं और इस रिएक्शन को हम लोग हॉफमैन रीअरेंजमेंट कहते हैं और इसको जनरली ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH के साथ किया जाता है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में इस रिएक्शन के मैकेनिज्म भी देखे थे और देखा था कि प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं। इस वीडियो में हम लोग एक प्रॉब्लम करेंगे हॉफमैन रीअरेंजमेंट से रिलेटेड और जिसका कि मेन फोकस होगा स्टीरियोकेमिस्ट्री। यानी कि मान लीजिए आपको एक रिएक्टेंट दिया हुआ है और यहाँ पे NH2 ग्रुप है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है और यहाँ पे CH3 ग्रुप है और इसको आपने रिएक्ट किया ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस और बेस जो यूज़ कर रहे हैं वो है NaOH। आपको प्रोडक्ट बताना है कि क्या होगा, प्रोडक्ट का स्टीरियोकेमिस्ट्री भी बताना है कि क्या होगा। पहले देखिए, जो रिएक्टेंट है उसमें एक कायरल कार्बन है। आप इसका कन्फिग्रेशन निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा? इधर साइड में ग्रुप का प्रायोरिटी 1 है, इधर प्रायोरिटी 2 है, इधर CH3 का प्रायोरिटी 3 है और हाइड्रोजन आपसे पीछे है, उसका प्रायोरिटी 4 है। 1 से 3 की तरफ जाइए, 1 से 2, 2 से 3 की तरफ। कैसा मूवमेंट है? ये जो मूवमेंट है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है और 4 नंबर का ग्रुप आपसे दूर है, यानी इसका कन्फिग्रेशन जो है S कन्फिग्रेशन है। तो अब आपको ये बताना पड़ेगा कि जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें इस कार्बन, जो कायरल कार्बन है, उसका कन्फिग्रेशन क्या होगा। यानी कि ये स्टीरियोकेमिस्ट्री लॉस्ट हो जाएगा या सेम ही स्टीरियोकेमिस्ट्री रहेगा। तो कैसे इस बात को आप बता सकते हैं? इसको बताने के पहले थोड़ा सा हम जनरल बात करते हैं कि स्टीरियोकेमिस्ट्री कब लॉस हो जाता है। जब आपका प्लेनर इंटरमीडिएट होता है, प्लेनर इंटरमीडिएट होगा, इंटरमीडिएट, तो उस केस में बेसिकली आपको इन्वर्सन और रिटेंशन दोनों का प्रोडक्ट मिलता है। जैसे मान लीजिए कार्बोकैटायन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2। ये आपका कार्बोकैटायन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और शेप इसका कैसा है? इसका जो शेप है बेसिकली प्लेनर शेप है। यानी कि इस मॉलिक्यूल पे अटैक ऊपर से भी हो सकता है और इस पे अटैक नीचे से भी हो सकता है। यानी इन्वर्सन और रिटेंशन दोनों का प्रोडक्ट मिलेगा और कहिए इसमें जो फाइनल प्रोडक्ट है वो रेसेमाइज हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई रेडिकल है तो रेडिकल भी जो होता है वो प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। ये आपका p लोब है जो ऊपर पड़ा हुआ, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपका रेडिकल है, ये भी प्लेनर है। यानी इस पे अटैक ऊपर से हो सकता है, नीचे से हो सकता है। यानी फाइनल प्रोडक्ट जो है इन्वर्सन का भी बनेगा, रिटेंशन का भी बनेगा। यानी प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन है वो रेसेमाइजेशन होगा। यानी इस केस में हम कह सकते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है ओरिजिनल रिएक्टेंट का लॉस हो जाएगा। एक और सिचुएशन आता है जैसे SN2 का सिचुएशन। SN2 के केस में क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपके पास एक कार्बन है और यहाँ पे एक ग्रुप है, एक दूसरा ग्रुप है और यहाँ एक लीविंग ग्रुप लगा हुआ। न्यूक्लियोफाइल SN2 के केस में इधर से अटैक करे और इधर से बेसिकली ब्रोमीन भाग जाए, तो इस केस में भी आपका कन्फिग्रेशन लॉस हो जाता है। बेसिकली इस केस में जो कन्फिग्रेशन है इन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए इसको इन्वर्सन ऑफ कन्फिग्रेशन भी बोलते हैं। तो अब बताना आपको ये है कि जो एमाइड का सिचुएशन अभी हमने लिया उसमें क्या कन्फिग्रेशन होगा। तो कन्फिग्रेशन निकालने के लिए आपको ये देखना पड़ता है कि इंटरमीडिएट क्या है, ट्रांजिशन स्टेट क्या है। इंटरमीडिएट प्लेनर है, ट्रांजिशन स्टेट में अटैक किधर से हो रहा। अगर आप मैकेनिज्म नहीं जानते हैं तो स्टीरियोकेमिस्ट्री को नहीं बता सकते। तो चलिए इस क्वेश्चन में जो आपको रिएक्टेंट दिया हुआ है उसका हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ आपके पास हाइड्रोजन है, यहाँ CH3 ग्रुप है। मैकेनिज्म याद करिए, मैकेनिज्म में क्या होता था? यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, बेस एक हाइड्रोजन को ले लेता था H+,
उसके बाद निगेटिव चार्ज जो बनता था नाइट्रोजन पे ब्रोमीन को अटैक करके ब्रोमीन से ऐड हो जाता था, फिर एक H+ लूज करता था और आपको कुछ ऐसा इंटरमीडिएट बनता था। तो ये इंटरमीडिएट जो है हम डायरेक्टली बना रहे हैं पिछले वीडियोस के बेसिस पे। हम एज्यूम कर रहे हैं कि आपको मैकेनिज्म जो है इसका पता है। तो कुछ स्टेप्स होते हैं, उसके बाद ए इंटरमीडिएट बन रहा था। यहाँ पे कन्फिग्रेशन जो है, इस कार्बन का कन्फिग्रेशन हम लोग पहले निकाल चुके हैं, इसका कन्फिग्रेशन S है। यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे आपका CH3 ग्रुप है। यहाँ तक कोई भी बॉन्ड नहीं टूटा है कायरल कार्बन का, तो जैसा सिचुएशन है वैसा ही सिचुएशन रहेगा। इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी था इसी मॉलिक्यूल का। अगर दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइएगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ CH3 ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड N और यहाँ पे Br ग्रुप। नेक्स्ट स्टेप में याद कीजिए क्या होता था। नेक्स्ट स्टेप में एक आइसोसाइनेट इंटरमीडिएट बनता था। वो कैसे बनता था? E वाला जो ग्रुप है S शिफ्ट यहाँ होता है और A बेसिकली इसको पुश करके इसको शिफ्ट करता है और उसी टाइम से ब्रोमीन Br- के फॉर्म में भाग जाता है। तो इस रिएक्शन में होता ये है कि ए बॉन्ड जो टूट रहा है, यहाँ वाला बॉन्ड टूट रहा है और कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड बन रहा है। क्या हो रहा? कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट रहा है और कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड बन रहा है। बेसिकली ये दोनों प्रोसेस एक ही साथ होता है, मतलब थोड़ा बॉन्ड टूटा थोड़ा बॉन्ड बना, यानी जितना बॉन्ड टूटा उतना ही बॉन्ड बना। यानी कि इस कार्बन को टाइम ही नहीं मिल पाता है कि अपना कन्फिग्रेशन को चेंज करे, यानी कि जैसा सिचुएशन था वैसा ही रहता है। कोई प्लेनर टाइप का सिचुएशन या फिर कोई बैक साइड से अटैक का सिचुएशन, ऐसा कुछ नहीं बनता है। इस कार्बन के लॉन्ग जो स्ट्रक्चर है वैसा ही स्ट्रक्चर रह जाता है और ये माइग्रेट कर जाता है और आपको आइसोसाइनेट यहाँ पे प्रोडक्ट के फॉर्म में बन जाता है। तो अगर ऐसा कीजिएगा तो इस कार्बन पे जो कन्फिग्रेशन था वैसा ही रह गया और यहाँ पे CH3 ग्रुप है और यहाँ पे नाइट्रोजन और ए डबल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड O। तो ए आइसोसाइनेट आपका एक इंटरमीडिएट बनता है। चूंकि यहाँ तक इस कायरल कार्बन का कन्फिग्रेशन चेंज नहीं हुआ है, यानी कि जो प्रोडक्ट बनेगा उसका कन्फिग्रेशन सेम ही रह जाएगा। इसके बाद वाले स्टेप में तो कुछ भी नहीं है। NCO जो फाइनली है एक CO2 मोलिक्यूल यहाँ से निकल जाता है और N जो है NH2 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, एक मोलिक्यूल जो नाइट्रोजन है, कुछ यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे आपका NH2 जो है बन गया है। CO ग्रुप खत्म हो जाएगा, NH2 फाइनली बन जाएगा। इस कार्बन का कन्फिग्रेशन जैसा था वैसा ही रह गया। हाइड्रोजन आपसे पीछे था, अभी भी हाइड्रोजन पीछे है। यहाँ CH3 आपकी तरफ था, अभी भी CH3 आपकी तरफ है। अगर आप चाहें तो RS कन्फिग्रेशन भी निकाल सकते हैं। इस केस में इसका प्रायोरिटी 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, 1 से 3 पे जाइए एंटी क्लॉकवाइज है तो कन्फिग्रेशन जो है S हो जाएगा। इस केस में प्रायोरिटी सेम था इसलिए S का S रह गया। ज़्यादा अच्छा ये होगा कि हम कहें कि कन्फिग्रेशन जो है कायरल कार्बन का वो रिटेन हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन होता है वो रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन के साथ होता है, रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन। तो इस बात को आप याद रखिए कि हॉफमैन रीअरेंजमेंट में रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन होता है, यानी CONH2 के पहले जो कार्बन है अगर वो कार्बन कायरल है तो बाद में भी कायरल रहेगा और उसका जो कन्फिगरेशन रिएक्टेंट में था वही कन्फिगरेशन प्रोडक्ट में भी होगा। हो सकता है कि R और S दोनों सेम ही रह जाए। अगर R है तो R ही रहेगा, S है तो S ही रहेगा। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जाने वाले ग्रुप का प्रायोरिटी और आने वाले ग्रुप का प्रायोरिटी क्या है। बेसिकली इस केस में हमेशा सेम ही रहेगा क्योंकि CONH2 है तो CO को हटाइएगा तो N आ जाएगा, तो वहाँ पे प्रायोरिटी सेम ही रहेगा। अगर कुछ इधर दूसरा ग्रुप लगा हुआ है जो कार्बन और
ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का प्रायोरिटी है, तब आपका प्रायोरिटी चेंज होगा, अदरवाइज आर का आर, एस का एस रह जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको हॉफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन के स्टीरियोकेमिस्ट्री का ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा और किस किस रिएक्शन में स्टीरियोकेमिस्ट्री लॉस हो जाता है, कब रिटेंशन होता है, कब आपका इन्वर्सन होता है, इसके बारे में बातें पता चली होगी। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं अमीन के कुछ और पहलू को लेकर के। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।